फिल्म की शुरुआत होती है 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब राजा अगामेमनन माइसिनी का शासक पूरे ग्रीस के तमाम राज्यों को अपने अधीन कर चुका है, सिवाय एक राज्य के, थेसाली। दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़ी हैं। हजारों सैनिक भाले और ढाले लिए एक दूसरे को घूर रहे हैं, लेकिन खून खराबे से बचने के लिए थेसाली का राजा त्रियोपास एक प्रस्ताव रखता है। दोनों तरफ से एक एक सबसे बड़ा योद्धा चुना जाए और उनके बीच अकेले में लड़ाई से तय हो कि जीत किसकी होगी। त्रियोपास अपनी तरफ से बुलाता है बोआग्रियस नाम के एक विशालकाय ताकतवर योद्धा को, एक ऐसा पहलवान ननुमा जिस्म वाला आदमी जिसे देखकर ग्रीक सैनिकों में भी सिहरन दौड़ जाती है। दूसरी तरफ अगामेमनन को भरोसा है अपने सबसे बड़े योद्धा पर, अकिलीज। लेकिन अकिलीज अभी भी अपने तंबू में सोया हुआ है, युद्ध के मैदान से बेखबर। नेस्टर, एक बुजुर्ग सलाहकार, उसे जगाने जाता है और उससे कहता है कि अगर वो ये लड़ाई लड़ ले तो सैकड़ों सैनिकों की जान बच जाएगी। अकिलीज पहले हिचकिचाता है क्योंकि उसे अगामेमनन की सोच, उसकी सत्ता लोलुपता बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इंसानों की जान बचाने की बात सुनकर वो आखिरकार मैदान में उतरने को तैयार हो जाता है। अकिलीज मैदान में इतनी देर से पहुंचता है कि दोनों सेनाएं इंतजार करते करते बेसब्र हो चुकी होती हैं। जैसे ही वो बोआग्रियस के सामने आता है, बोआग्रियस को यकीन होता है कि ये लड़ाई उसके लिए बेहद आसान होगी, लेकिन अकिलीज अपनी फुर्ती और तेजी से बोआग्रियस को चकमा देता है और महज कुछ ही वार में उसकी गर्दन में तलवार घोंपकर उसे मार डालता है। इस जीत के साथ अगामेमनन को थेसाली पर भी पूरा नियंत्रण मिल जाता है। अब कहानी हमें ले जाती है स्पार्टा, जहां ट्रॉय के दो राजकुमार हेक्टर और उसका छोटा भाई पेरिस राजा मेनेलॉस के दरबार में शांति दूत बनकर पहुंचे हैं। मेनेलॉस इन दोनों भाइयों का दिल खोलकर स्वागत करता है। उनके सम्मान में एक भव्य दावत रखी जाती है, शराब का दौर चलता है, संगीत बजता है। हेक्टर और पेरिस ट्रॉय और स्पार्टा के बीच शांति संधि को मजबूत करने के मकसद से यहाँ आए हैं। लेकिन इसी दावत के दौरान पेरिस चुपके से मेनेलॉस की खूबसूरत पत्नी रानी हेलन के साथ ऊपर के कमरे में चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पेरिस और हेलन के बीच पहले से ही एक गुप्त प्रेम संबंध चल रहा है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। दोनों जानते हैं कि ये रिश्ता बेहद खतरनाक है, लेकिन दोनों इसे छोड़ नहीं पा रहे। हेलन डरती है क्योंकि अगली सुबह ही हेक्टर और पेरिस को स्पार्टा से वापस लौटना है और उसके बाद शायद वो दोनों फिर कभी मिल ना पाएं। लेकिन पेरिस के पास एक योजना है। वो हेलन से कहता है कि वो उसके साथ चुपचाप ट्रॉय चले, वहां वो हमेशा साथ रह सकते हैं। अगली सुबह पेरिस हेलन को अपने जहाज में छुपाकर ट्रॉय की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में वो हेक्टर को हेलन के बारे में बताता है। हेक्टर को इस बारे में पता चलते ही वो बेहद गुस्से में आ जाता है। वो पेरिस को डांटता है, कहता है कि उसने अपने पूरे राज्य को खतरे में डाल दिया है, कि ये सिर्फ एक औरत की बात नहीं बल्कि दो राज्यों की शांति की बात है। हेक्टर सोचता है कि हेलन को वापस भेज दिया जाए, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि पेरिस बिना शक हेलन के पीछे पीछे वापस चला जाएगा और वहां मारा जाएगा। मजबूरन गुस्से के बावजूद हेक्टर हेलन को अपने साथ ट्रॉय ले जाने की इजाजत दे देता है और जहाज ट्रॉय की तरफ आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ मेनेलॉस को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी हेलन गायब है, कि वो पेरिस के साथ भाग चुकी है, तो वो आग बबूला हो जाता है। अपने महल में गुस्से से चीजें तोड़ने लगता है। वो सीधा अपने बड़े भाई अगामेमनन के पास पहुंचता है और उससे ट्रॉय पर हमला करने की मदद मांगता है। कहता है कि उसकी इज्जत दांव पर लगी है। अगामेमनन के लिए ये एक सुनहरा मौका है। वो बरसों से ट्रॉय पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि इससे उसे पूरे एजियन सागर पर नियंत्रण मिल जाएगा। व्यापार के सारे रास्ते उसके हाथ में आ जाएंगे। वो खुले तौर पर स्वीकार करता है कि उसे अपने भाई की बेइज्जती से ज्यादा ट्रॉय की दौलत और उसकी रणनीतिक जगह में दिलचस्पी है। फिर भी वो अपने भाई की मदद करने के लिए फौरन राजी हो जाता है और सभी ग्रीक राजाओं को अपनी अपनी सेनाएं इकट्ठा करने का आदेश भेजता है। नेस्टर उसे सलाह देता है कि ट्रॉय को जीतना आसान नहीं होगा। ट्रॉय आज तक कभी किसी के हाथों नहीं गिरा, इसलिए उन्हें अकिलीज को अपने साथ लेना ही होगा, चाहे अगामेमनन को उससे कितनी भी चिढ़ क्यों ना हो। अगामेमनन ओडिसियस को अकिलीज के पास भेजता है ताकि वो उसे इस अभियान में शामिल होने के लिए मना सके। ओडिसियस जब अकिलीज के पास पहुंचता है तो उसे अकिलीज अपने छोटे चचेरे भाई पेट्रोक्लस के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए मिलता है। पेट्रोक्लस, जो खुद भी युद्ध में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित है, बार बार अकिलीज से लड़ाई की तकनीकें सीखने की कोशिश कर रहा है। ओडिसियस अकिलीज को अगामेमनन के प्रस्ताव के बारे में बताता है, लेकिन अकिलीज साफ कहता है कि वो अगामेमनन के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की शोहरत के लिए लड़ता है। अकिलीज इस फैसले को लेकर उलझन में है। क्या वो अगामेमनन जैसे आदमी के लिए लड़े जिसे वो पसंद तक नहीं करता? वो अपनी माँ समुद्री देवी थेटिस के पास सलाह लेने जाता है। समंदर के किनारे बैठकर उससे बात करता है। थेटिस उसे एक बेहद अहम बात बताती है।
अगर वो घर पर ही रहे तो उसे एक पत्नी मिलेगी, बच्चे होंगे, वो एक बूढ़े प्यार से भरे इंसान की तरह मरेगा, लेकिन इतिहास उसे कभी याद नहीं रखेगा, उसका नाम वक्त के साथ मिट जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रॉय जाए तो उसे हमेशा के लिए अमर शोहरत मिलेगी, हजारों सालों तक इतिहास उसका नाम याद रखेगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। शोहरत, अमर हो जाने की चाहत से प्रेरित होकर अकिलीज आखिरकार ट्रॉय जाने का फैसला करता है। वो अपने साथ अपनी खुद की सेना मेरमिडन्स को भी ले जाने पर अड़ जाता है, जिनका नेतृत्व यूडोरस करता है। पेट्रोक्लस भी अंडरस्टूड जाता है, बेहद खुश होकर, क्योंकि उसे भी अब जंग का हिस्सा बनने का मौका मिल गया है। इधर ट्रॉय में हेक्टर और पेरिस जब हेलन को लेकर वापस पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करते हैं उनके पिता राजा प्रियम और उनकी चचेरी बहन ब्राइसिस। प्रियम पेरिस की इस हरकत से निराश जरूर होते हैं, अपने बेटे को समझाते हैं कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, लेकिन फिर भी हेलन को एक मेहमान की तरह स्वीकार कर लेते हैं, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। हेलन पेरिस को आगाह करती है कि अगामेम्नन और मेनेलॉस उसे वापस लेने के लिए जरूर आएंगे, कि वो अपनी वजह से पूरे ट्रॉय को खतरे में नहीं डालना चाहती। लेकिन पेरिस को भरोसा है, वो मेनेलॉस को अकेले द्वंद्व में चुनौती देने का इरादा रखता है, अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार है। अगले ही दिन संयुक्त ग्रीक सेना हजारों जहाजों का एक विशाल बेड़ा ट्रॉय के तट पर पहुंच जाती है। मेरमिडन्स अपनी तेज रफ्तार नावों की वजह से बाकी सबसे पहले तट पर उतरते हैं और भयंकर लड़ाई के बाद ट्रॉय के तट पर कब्जा कर लेते हैं। इसी दौरान वो अपोलो के मंदिर को भी तहस नहस कर देते हैं। अपोलो की एक विशाल मूर्ति का सिर तक काट देते हैं और वहां मौजूद पुजारिन, जो कि हेक्टर और पेरिस की चचेरी बहन ब्राइसिस है, उसे बंदी बना लेते हैं। इसी झड़प के दौरान हेक्टर खुद मंदिर में पहुंचता है अपनी सेना को लेकर, और आमने सामने अकिलीज से भिड़ जाता है। तलवारें एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, लेकिन अकिलीज हेक्टर से लड़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि उनके बीच की लड़ाई किसी दर्शकों के सामने किसी बड़े मैदान में होनी चाहिए, ना कि यूं चुपचाप एक मंदिर के अंदर जहां कोई इसे देख भी ना सके। वो हेक्टर को वहां से जाने देता है, बाकी बचे ट्रॉय के सैनिकों के साथ। अब यहाँ कहानी में वो अहम मोड़ आता है जो आगे पूरी डाई की दिशा तय करता है। अगामेम्नन, जो पहले ही अकिलीज की काबिलियत से जलता है, ब्राइसिस को अपने युद्ध के इनाम के तौर पर अकिलीज से छीन लेता है। वो ये बात इस तरह से कहता है जैसे वो जानबूझकर अकिलीज को नीचा दिखाना चाहता हो। ये अकिलीज के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। उसकी जीत का श्रेय, उसका इनाम, सब कुछ छीन लिया गया है। अकिलीज इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अगामेम्नन से लड़ने तक को तैयार हो जाता है, तलवार निकाल लेता है, लेकिन खुद ब्राइसिस उसे रोक लेती है, समझाती है कि अभी इस तरह लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपमानित अकिलीज फैसला करता है कि वो अब अगामेम्नन की इस लड़ाई में अपनी सेना को शामिल नहीं करेगा। वो अपने मेरमिडन्स को युद्ध से दूर रहने का हुक्म दे देता है, अपने तंबू में वापस चला जाता है। ट्रॉय के अंदर राजा प्रियम अपनी युद्ध परिषद बुलाते हैं। सभी बड़े सलाहकार और सेनापति एक साथ बैठते हैं। इसी बैठक में पेरिस एक साहसी प्रस्ताव रखता है। वो खुद मेनेलॉस से अकेले द्वंद्व में लड़ने की पेशकश करता है, ताकि पूरी सेनाओं के बीच खून खराबा टाला जा सके। प्रियम उसे ट्रॉय की तलवार, एक ऐतिहासिक पीढ़ियों से चली आ रही तलवार देते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। इसी दौरान हेक्टर को हेलन शहर छोड़कर जाने की कोशिश करती हुई मिलती है। वो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलने वाली होती है। हेलन को लगता है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो खुद को इस सब से दूर करना चाहती है, खुद को कुर्बान करना चाहती है। हेक्टर उसे रोकता है, समझाता है कि अब बात सिर्फ उसकी नहीं रही। अब जब अगामेम्नन खुद इसमें शामिल हो चुका है, तो ये लड़ाई सिर्फ हेलन को वापस लाने की नहीं, बल्कि कहीं बड़ी हो चुकी है। ये अब सत्ता और साम्राज्य की लड़ाई बन चुकी है। अगले दिन दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने खड़ी होती हैं। हजारों सैनिकों की निगाहें दोनों योद्धाओं पर टिकी होती हैं। पेरिस और मेनेलॉस के बीच अकेले द्वंद्व शुरू होता है। पेरिस, जिसने इससे पहले कभी असली युद्ध नहीं लड़ा, अपने भरोसे के बावजूद मेनेलॉस के आगे कमजोर साबित होता है। मेनेलॉस, जो एक अनुभवी योद्धा है, उसकी ढाल छीन लेता है, उसकी जांघ पर वार करता है और पेरिस दर्द से कराहते हुए, लंगड़ाते हुए वापस अपने भाई हेक्टर की तरफ भागता है। उसके पैरों में गिर जाता है, उसकी सुरक्षा मांगता है। मेनेलॉस और अगामेम्नन हेक्टर से कहते हैं कि वो पेरिस को मैदान में ही छोड़ दे, ताकि द्वंद्व अपने तयशुदा नतीजे तक पहुंच सके, ताकि इंसाफ हो सके। लेकिन हेक्टर अपने भाई को बचाने के लिए आगे आ जाता है, उसे अपनी ढाल के पीछे छुपा लेता है। मेनेलॉस हेक्टर के पैरों में पड़े पेरिस को मारने की कोशिश करता है, तलवार उठाता है, लेकिन हेक्टर बिजली की तेजी से मेनेलॉस को मार डालता है। उसकी तलवार उसकी छाती में उतार देता है। अगामेम्नन
इसे संधि का उल्लंघन मानते हुए चिल्लाकर अपनी पूरी सेना को हमला करने का हुक्म दे देता है। ग्रीक सेना ट्रॉय पर धावा बोल देती है। हजारों सैनिक एक साथ आगे बढ़ते हैं, ढाल और भाले लिए, लेकिन ट्रॉय के सैनिक जमीन पर और दीवारों पर मौजूद तीरंदाजों की मदद से ऊपर से लगातार तीरों की बौछार करते हुए ग्रीक सेना को बुरी तरह पीछे धकेल देते हैं। अगामेमनन को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है, भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इस पूरी लड़ाई के दौरान अकिलीज अपने डेरे में ही बैठा रहता है। ब्राइसीज को खोने की बेइज्जती में अभी भी जल रहा होता है। बाहर हो रही जंग की आवाजों को सुनते हुए भी कुछ नहीं करता। इसी बीच अकिलीज अगामेमनन के सैनिकों से ब्राइसीज को बचाता है, जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं। अकिलीज उन सैनिकों को खदेड़ देता है। इस घटना के बाद दोनों के बीच एक नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ब्राइसीज, जो शुरुआत में अकिलीज से नफरत करती थी क्योंकि उसने उसके अपने ही रिश्तेदारों को मारा था, अब धीरे धीरे उसे एक अलग नजरिए से देखने लगती है। दोनों के बीच एक आपसी सहमति से प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। अकिलीज अब जंग से थक चुका है और फैसला करता है कि वो ग्रीस वापस लौट जाएगा, इस पूरी बेमतलब की लड़ाई को पीछे छोड़कर। ये सुनकर पैट्रोक्लस बेहद निराश हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से जंग में हिस्सा लेने का सपना देखता आया है, और अब जब उसे ये मौका मिलने वाला था, अकिलीज खुद ही पीछे हटने की सोच रहा है। हेक्टर अपने पिता प्रियम को आगाह करता है कि ट्रॉय की सुरक्षा मजबूत है, उन्हें अंदर ही रहकर बचाव करना चाहिए, बाहर खुले मैदान में जाकर लड़ना खतरनाक होगा। लेकिन प्रियम हेक्टर की सलाह को नजरअंदाज करते हुए अपने पुजारियों के दिए गए शुभ संकेतों पर भरोसा करते हुए एक जोखिम भरे फैसले पर पहुंचते हैं। वो एक रात के हमले का आदेश देते हैं ताकि ग्रीक सेना को अचानक हमले से चौंकाया जा सके। इस रात के हमले में ट्रॉय की सेना अंधेरे का फायदा उठाते हुए ग्रीक जहाजों पर हमला करती है, उनमें आग लगा देती है, भारी नुकसान पहुंचाती है। कई ग्रीक सैनिक इसी हमले में मारे जाते हैं। अकिलीज की गैर मौजूदगी में ग्रीक सेना का मनोबल बुरी तरह टूट चुका है। पैट्रोक्लस, जो हमेशा से जंग का हिस्सा बनना चाहता था, अकिलीज से उसका कवच और हथियार उधार मांगता है, उससे विनती करता है। वो चाहता है कि अकिलीज के कवच में मेर्मिडन्स की सेना का नेतृत्व करते हुए वो ट्रॉय के सैनिकों को ये यकीन दिला सके कि खुद अकिलीज मैदान में वापस लौट आया है, ताकि ग्रीक सेना का हौसला फिर से जाग सके। पैट्रोक्लस अकिलीज के कवच में मेर्मिडन्स को लेकर मैदान में उतरता है। उसकी मौजूदगी देखकर ट्रॉय के सैनिकों में डर फैल जाता है। वो पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि खुद अकिलीज लड़ने आ गया है। वो नाम जिसे सुनकर पूरी ट्रॉय सेना कांप जाती है। यहाँ फिल्म का एक अहम मोड़ आता है। हेक्टर, जो अपनी सेना और अपने शहर की रक्षा में मैदान में डटा है, इस कवचधारी योद्धा से भिड़ जाता है। उसे यकीन है कि वो खुद अकिलीज से लड़ रहा है, ट्रॉय के सबसे बड़े दुश्मन से। हेक्टर और पैट्रोक्लस के बीच एक भयंकर द्वंद्व होता है। दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं और आखिरकार हेक्टर अपने अनुभव और ताकत के दम पर पैट्रोक्लस को मार डालता है। तभी जब हेक्टर उस मरे हुए योद्धा का हेलमेट उतारता है, ये देखने के लिए कि क्या उसने सच में अकिलीज को मार डाला है, तो उसे एहसास होता है कि ये अकिलीज नहीं, बल्कि उसका छोटा चचेरा भाई पैट्रोक्लस था, एक नौजवान लड़का जो अभी लड़ाई में इतना अनुभवी भी नहीं था। हेक्टर को इस बात का गहरा अफसोस होता है। वो जानता है कि उसने एक निर्दोष, कम अनुभवी लड़के को मार डाला है, लेकिन जो हो चुका वो हो चुका। जब अकिलीज को अपने प्यारे भाई जैसे पैट्रोक्लस की मौत की खबर मिलती है, तो वो पूरी तरह टूट जाता है। जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोता है। उसका दुख, उसका अफसोस बहुत जल्दी एक अंधे गुस्से में बदल जाता है। वो जान चुका है कि वो सारा वक्त जो उसने युद्ध से दूर अपने अहम को शांत करने में बिताया, उसी की वजह से उसका सबसे करीबी परिवार जैसा शख्स मारा गया। अकिलीज वापस युद्ध में उतरने का फैसला करता है। इस बार अगामेमनन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने बदले के लिए। वो सीधा हेक्टर को चुनौती देता है, आमने सामने अकेले द्वंद्व के लिए, ट्रॉय की दीवारों के ठीक बाहर। यहाँ रुककर ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यही इस पूरी फिल्म का सबसे भावुक, सबसे अहम पल है। हेक्टर जानता है कि अकिलीज के सामने उसकी जीत लगभग नामुमकिन है, लेकिन अपने सम्मान और अपने शहर की खातिर वो पीछे हटने से इनकार कर देता है। वो ट्रॉय की दीवारों के बाहर अकिलीज का सामना करने के लिए निकलता है, अपनी पत्नी और बेटे को आखिरी बार गले लगाकर। ट्रॉय की पूरी जनता, उसका परिवार, उसकी पत्नी एंड्रोमकी, उसके पिता प्रियम दीवारों के ऊपर से ये द्वंद्व देख रहे होते हैं, सांसें रोके हुए। दोनों योद्धाओं के बीच एक लंबा, भयंकर, बेहद तीव्र मुकाबला होता है। तलवारें और भाले चलते हैं, दोनों घायल होते हैं, दोनों गिरते संभलते हैं। आखिरकार अकिलीज अपनी बेहतर फुर्ती और ताकत के दम पर
हेक्टर को एक आखिरी वार से मार डालता है। अपने गुस्से और दुख में अकिलीज हेक्टर के शव को अपने रथ से बांध देता है और उसे घसीटते हुए ट्रॉय की दीवारों के चारों तरफ ले जाता है, फिर वापस अपने ग्रीक डेरे तक ले आता है। पूरी ट्रॉय की जनता दीवारों के ऊपर से अपने सबसे बड़े योद्धा के शव को इस तरह घसीटे जाते हुए देखती है, चीखती चिल्लाती है। ये एक जानबूझकर किया गया अपमान है, ट्रॉय के सबसे बड़े योद्धा की सबसे बड़ी बेइज्जती। अब फिल्म एक बेहद मार्मिक मोड़ लेती है। राजा प्रियम अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण आदमी का भेष बनाकर रात के अंधेरे में अकेले ग्रीक डेरे तक पहुंचते हैं। एक बूढ़ा राजा बिना किसी सुरक्षा के दुश्मन के डेरे के बीचों बीच। वो सीधा अकिलीज के तंबू में जाते हैं और उससे गुजारिश करते हैं कि वो उन्हें उनके बेटे हेक्टर का शव लौटा दे, ताकि वो उसे उचित तरीके से दफना सके, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। प्रियम अकिलीज से कहते हैं कि उसने अपने ही बेटे के हत्यारे के हाथों को चूमा है, सिर्फ अपने बेटे की देह पाने के लिए। अकिलीज, जो अब तक अपने गुस्से में डूबा हुआ था, इस बूढ़े टूटे हुए पिता की तकलीफ देखकर पिघल जाता है। अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाता। वो प्रियम की गुजारिश मान लेता है, हेक्टर का शव लौटा देता है और साथ ही 12 दिनों का युद्ध विराम भी दे देता है, ताकि ट्रॉय अपने सबसे बड़े योद्धा का शोक मना सके, उसका अंतिम संस्कार कर सके। अब आता है फिल्म का वो हिस्सा जो शायद इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा मशहूर है। ग्रीक सेना ट्रॉय की मजबूत दीवारों को सीधे तौर पर तोड़ पाने में नाकाम रहने के बाद एक चालाक योजना बनाती है। वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वो हार मानकर वापस अपने देश लौट रहे हों। अपने जहाजों को खाली छोड़कर चले जाते हैं, ट्रॉय के लोगों को यकीन दिलाने के लिए। लेकिन जाने से पहले वो ट्रॉय की दीवारों के बाहर एक विशालकाय लकड़ी का घोड़ा छोड़ जाते हैं, देवताओं को भेंट के तौर पर, ये कहकर कि उन्होंने अपनी हार मान ली है और देवताओं से सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। ट्रॉय के लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हुए इस घोड़े को अपनी दैवीय भेंट समझकर शहर के अंदर ले आते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसाते हुए। एंड्रोमकी और खुद पेरिस इस घोड़े को अंदर लाने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। उन्हें इस पर शक है, उन्हें यह बहुत आसान जीत लगती है, लेकिन बाकी सब उनकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं, जश्न में डूब जाते हैं। उसी रात जब पूरा शहर जश्न में डूबा बेखबर सो रहा होता है, उस घोड़े के अंदर छुपे ग्रीक सैनिक चुपचाप बाहर निकलते हैं। वो शहर के मुख्य दरवाजे खोल देते हैं, जिससे पूरी ग्रीक सेना, जो असल में कहीं गई ही नहीं थी बल्कि रात के अंधेरे में वापस लौट आई थी, शहर के अंदर घुस आती है। ग्रीक सेना पूरे ट्रॉय शहर को तहस नहस कर देती है, उसमें आग लगा देती है, घरों को जलाती है, सड़कों पर खून बहता है। इसी अफरा तफरी के बीच राजा प्रियम को बेहद बेरहमी से अगामेमनन के हाथों मार डाला जाता है, अपने ही मंदिर में, अपने देवताओं की मूर्तियों के सामने। इस पूरी तबाही के बीच अकिलीज बेतहाशा ब्राइसिस को ढूंढता है, गलियों में भागता है, उसे बचाने की कोशिश करता है और जो भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसे मार गिराता है। इसी बीच अगामेमनन भी ब्राइसिस को पकड़ने की कोशिश करता है, उसे एक कोने में घेर लेता है, लेकिन ब्राइसिस हार मानने की बजाय अपने हाथों से ही एक छुपाए हुए खंजर से अगामेमनन को मार डालती है। अपने भाई हेक्टर की मौत का बदला लेने के लिए पेरिस अकिलीज को अपना निशाना बनाता है। वो एक ऊंची जगह से अकिलीज पर लगातार तीर चलाता है। पहला तीर सीधा अकिलीज की एड़ी में जाकर लगता है। अकिलीज दर्द से लड़खड़ा जाता है और उसके बाद कई और तीर उसकी छाती में धंस जाते हैं। अकिलीज फिर भी हार नहीं मानता। वो अपने शरीर से वो तीर एक एक करके निकालता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार अपने घावों से हार मान लेता है, जमीन पर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। सिर्फ उसकी एड़ी में लगा तीर अंत तक उसके शरीर में बचा रहता है। पेरिस ट्रॉय की तलवार एनियास नाम के एक सैनिक को सौंपता है और उसे कहता है कि वो बचे हुए ट्रॉय के लोगों की अगुवाई करे, उन्हें सुरक्षित यहां से निकाल ले जाए एक नई शुरुआत की तरफ, ताकि ट्रॉय का नाम और उसकी विरासत किसी न किसी रूप में हमेशा जिंदा रहे। अगले दिन ग्रीक सेना अकिलीज को एक महान योद्धा के लायक सम्मान देते हुए उसके लिए एक भव्य चिता जलाती है, उसके शरीर को आग की लपटों में विदा करते हैं। ओडिसियस इस पूरी जंग पर, जिंदगी की क्षणभंगुरता पर और शोहरत की उस अमरता पर सोचते हुए ये कहता है कि हेक्टर और अकिलीज जैसे महान योद्धाओं के नाम इतिहास में हमेशा जिंदा रहेंगे, कभी नहीं मिटेंगे, चाहे उनकी हड्डियां राख में क्यों ना बदल जाए। यहीं फिल्म खत्म होती है, एक ऐसी जंग की कहानी बताकर जिसमें ना कोई पूरी तरह हीरो था, ना कोई पूरी तरह विलन। सिर्फ इंसान थे जो अपने प्यार, अपने घमंड, अपने सम्मान और अपनी अमर हो जाने की चाहत के लिए लड़ते रहे। और आखिरकार जंग में हर किसी ने कुछ ना कुछ खो दिया, चाहे वो जीता हो या हारा। तो दोस्तों,
ये थी ट्रॉय की पूरी कहानी, प्यार, गद्दारी, सम्मान और अमर हो जाने की चाहत की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके हिसाब से इस पूरी जंग की असली वजह क्या थी, हेलन का प्यार या फिर अगामेमन का घमंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।